हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज के अंदर, जहाँ पे मैं आप लोगों को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा और आप लोग भी इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। तो आज का हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर है, जो कि है ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 15, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये चैप्टर हमारा चलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है हमसे। You have learned that all living cells have to be provided with nutrient, oxygen and other essential substances. तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सभी के सभी जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनको क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना होता है न्यूट्रिएंट, इसी के साथ साथ उनको प्रोवाइड करना होता है ऑक्सीजन और अदर इसेंशियल सब्सटेंसेस। ठीक है, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना होता है। आल्सो द वेस्ट एंड द हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। और इसी तरह से जब हम इसे प्रोवाइड कर रहे हैं न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस, तो जब सेल इसका यूटिलाइजेशन करेगा तो क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी निकलेगा। आल्सो द वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंस भी बाहर रिलीज होगी, जैसे कि कैटाबोलिज्म होगा, आप लोगों ने पढ़ा है। तो कैटाबोलिज्म में CO2 जो बाहर रिलीज होती है, तो वहां पे क्या होता है कैटाबोलिज्म में हम ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मॉलिक्यूल जैसे कि ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स। तो इनको तोड़ने के बाद में बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वहां से एटीपी निकलती है, और उस एटीपी का, उस एनर्जी का हम यूज करते हैं वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटी में। तो वहां पे क्या होता है, वेस्ट सब्सटेंस भी बाहर निकलता है। इसी के साथ साथ वहां पे जो है तो CO2 भी बाहर निकलता है, ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा जाता है जब किसी चीज को, तो वहां पे क्या होता है, CO2 भी बाहर निकलता है, जो कि हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए। तो उसको भी वेस्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेज जो है निकल रहे हैं बॉडी से, प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको भी रिमूव करना हो रहा है कंटिन्यूअसली, ताकि हेल्दी फंक्शनिंग हो सके टिश्यू का। तो ये एनसीईआरटी ने कहा है, हैव टू बी रिमूव्ड कंटिन्यूअसली फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू। ठीक है, ये एनसीईआरटी ने कहा। It is therefore essential to have efficient mechanism for the movement of these substance to the cells and from the cells। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इसेंशियल है कि इफिशियंट मैकेनिज्म होना चाहिए हमारी बॉडी के अंदर, कि ये जो सब्सटेंस है सेल्स तक के पहुंचाया जा सके और सेल से बाहर निकाला जा सके। यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, जो इसेंशियल सब्सटेंस हम सेल तक के पहुंचा रहे हैं, तो सेल तक के पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो चीज़, ऐसी चीज होना चाहिए, ऐसे हमारे पास में सिस्टम होना चाहिए कि ये जो चीजें हैं हमारे सेल्स तक के पहुंचे, और सेल से जो हार्मफुल सब्सटेंस निकल रहे हैं इनको सेल से बाहर निकालना है, तो सेल से बाहर निकालने के लिए भी मदद करे। ठीक है, ऐसा कुछ ना कुछ चीज होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि अपने सेल्स, आप जो है तो आप सभी को पता है कि हम जो है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मिलियंस बिलियंस, बहुत सारे लाखों सेल्स, करोड़ों सेल्स मिलके हमें बनाते हैं। यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे सेल्स हैं। अब हर एक सेल्स तक के हमें न्यूट्रिएंट पहुंचाना है, ऑक्सीजन पहुंचाना है, एसेंशियल सब्सटेंसेस पहुंचाना है। ये अपने आप तो नहीं पहुंच जाएंगे, तो कोई ना कोई सिस्टम चाहिए ना हमें वहां तक के पहुंचाने के लिए। अब इतने सारे सेल्स में से जो वेस्ट मटेरियल नहीं कर रहा है, हार्मफुल सब्सटेंसेस नहीं कर रहे हैं, इनको भी कंटिन्यूस रिमूव कराने के लिए, वहां से जो हार्मफुल सब्सटेंस है बाहर निकालने के लिए, पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम की जरूरत पड़ेगी ना। वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की है एनसीईआरटी ने। इट इज वही चीज देखे, इट इज देयरफॉर द एसेंशियल हैव टू बी एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस सब्सटेंसेस टू द सेल्स एंड द फ्रॉम द सेल्स। तो सेल्स तक और सेल से बाहर, सेल तक के पहुंचाने वाली मूवमेंट और सेल से बाहर निकलने वाली मूवमेंट के लिए कुछ ना कुछ हमें चीज चाहिए। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। तो ये जो ट्रांसपोर्ट है, सेल तक के एसेंशियल सब्सटेंस पहुंचाना, वहां से हार्मफुल सब्सटेंस निकालना, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग क्या है, डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए डिफरेंट मेथड इवॉल्व करते हैं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के पास में अलग अलग मेथड है। देखिए कौन कौन से मेथड है हम समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक स्पॉन्जेस एंड सिलेंटेट सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग थ्रू देयर बॉडी कैविटीज एंड टू फैसिलिटेट दिस एक्सचेंज, टू फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने क्या कहा है, देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग मेथड हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म है हमारे पास में, स्पॉन्जेस है, उसके बाद में हमारे पास में सिलेंटेट्स आता है। तो ये कैसे एक्सचेंज करते हैं, इनके सेल तक के सारे सब्सटेंस, एसेंशियल सब्सटेंस कैसे पहुंच रहे हैं, यहाँ से हार्मफुल सब्सटेंस कैसे निकल रहे हैं। तो देखिए इनके पास में कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी ने कहा। ये क्या करते हैं, बस ये सर्कुलेट कर देते हैं वाटर को। ये पानी में रहते हैं हमें पता है, तो ये जो पानी है, वाटर जो है तो सर्कुलेट कर देते हैं सराउंडिंग से, जो उनके अतराफ में, उनके आजू बाजू में जो पानी है उनको सर्कुलेट कर देते हैं बॉडी कैविटीज के अंदर, इनके अंदर जो बॉडी कैविटीज है वहां से। और उसकी मदद से क्या हो जाता है, फैसिलिटेट द सेल्स टू एक्सचेंज दिस सब्सटेंसेस। तो यही वाटर की मदद से, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये पूरा का पूरा पानी है और यहाँ पे ये सिलेंटेड, ये सारी चीज़ें, ये जो एनसीईआरटी ने एग्जांपल दी है,
अब क्या करेगी, ये बाहर से पानी को अंदर की तरफ अपने बॉडी कैविटी के अंदर भेजेंगे और यहाँ से बाहर निकाल देंगे। अब क्या होगा, ये पानी की मदद से जितने भी इसेंशियल सब्सटेंसेस है सेल्स तक के मिल जाएंगे, और सेल से जो हार्मफुल सब्सटेंस है ये पानी के थ्रू ही बाहर निकल जाएंगे, यानी कि इनको किसी भी तरह के सिस्टम की जरूरत नहीं है। ये एनसीईआरटी ने कहा बस पानी की मदद से ही, बस इनको कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है, पानी अंदर इनके बॉडी में जाता है और उसी से सारे एसेंशियल सब्सटेंस उनके सेल्स तक के पहुंच जाते हैं। सेल से जो भी हार्मफुल सब्सटेंस निकल रहे हैं पानी की मदद से ही सारी की सारी चीजें बाहर निकल जाती है। ठीक है। मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड फ्लूइड विद इन देयर बॉडीज टू ट्रांसपोर्ट दिस मटेरियल। जबकि जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, यानी कि बहुत ज्यादा इनके पास में अलग अलग सिस्टम अवेलेबल है, बहुत ज्यादा अलग अलग इनके पास में ऑर्गन्स है, ऑर्गन सिस्टम है, अच्छे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये यूज करते हैं स्पेशलाइज्ड फ्लूइड, एक स्पेशल फ्लूइड है उनके बॉडी के अंदर जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट करते हैं ऐसे मटेरियल का, यानी कि सारी चीजें पहुंचाते हैं सेल तक के और सेल से बाहर निकालते हैं। इनके पास में स्पेशलाइज्ड क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो देखिए फ्लूइड क्या होता है, ब्लड। देखिए यहाँ पे मैं इसको और अच्छे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके। ये देखिए, तो ब्लड जो है, ब्लड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बॉडी फ्लूइड बाय द मोस्ट ऑफ द हायर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर दिस पर्पस। ब्लड जो है तो बहुत ज्यादा, मोस्ट कॉमनली, ज्यादातर कॉमनली जो है तो ब्लड ही पाया जाता है बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म के, ये ट्रांसपोर्ट, ये सिस्टम के ट्रांसपोर्ट के लिए। और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर ह्यूमन बीइंग भी जो है तो इसी का यूज करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यानी कि सारे इसेंशियल सब्सटेंस पहुंचाने के लिए और रिमूव करने के लिए। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट समझ में आता है कि ब्लड का इतना कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हर एक सेल्स तक के ऑक्सीजन जो हमारा पहुंच रहा है, न्यूट्रिएंट जो हमारे पहुंच रहा है, जितने भी इसेंशियल सब्सटेंस हमारे बॉडी को जरूरत है ये पहुंच रहे हैं। तो ये इतना आसान नहीं था हर एक सेल्स तक के पहुंचाया जाना। तो हम क्या करते हैं, ब्लड जो हमारे पास में एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है, कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है, और उसमें भी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जाम्पल है हमारे पास में ब्लड, जो कि हमारे हर एक सेल्स तक के ये सारे इसेंशियल सब्सटेंस को पहुंचाने का काम करता है। हमारे बॉडी से, सेल से हार्मफुल सब्सटेंसेस, हमारा CO2 बाहर निकल रहा है, अदर वेस्ट सब्सटेंसेस बाहर निकल रहे हैं, अभी अकुमुलेट हो जाता तो क्या प्रॉब्लम होती ना। तो इसको बाहर निकालने के लिए भी हमारे पास में क्या, ब्लड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है। तो हम ब्लड का यूज करते हैं, एनसीईआरटी ने यहाँ पे बताया। जबकि दूसरे ऑर्गेनिज्म तो बस नॉर्मल जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वाटर के थोड़ी सारी चीजें एक्सचेंज कर ले रहे थे। ठीक है। अनदर बॉडी फ्लूइड लिम्फ, एक और इसमें से आता है बॉडी फ्लूइड, उसको हम लिम्फ के नाम से जानते हैं। आल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। और लिम्फ भी जो है तो कुछ सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड एंड द लिम्फ। और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया टिश्यू फ्लूइड। तो ये चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ने वाले हैं कंपोजिशन, यानी कि कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है आपका ब्लड, और प्रॉपर्टीज, और क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है। तो हम देखेंगे किस किस की ब्लड कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है और क्या प्रॉपर्टीज है, और इसी के साथ साथ लिम्फ कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है, इसका कंपोजिशन क्या है और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज है। और लिम्फ को यहाँ पे ब्रैकेट में दिया उसने टिश्यू फ्लूइड, यानी कि लिम्फ को हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होगा, तभी इसको टिश्यू फ्लूइड के नाम से जाना जा रहा है। क्या यहाँ से आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एंड द मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड हेयर। और इसी के साथ साथ हम देखेंगे किस तरह से सर्कुलेशन होता है ब्लड का बॉडी के अंदर, वो भी एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर के अंदर। तो शुरू करते हैं ब्लड को। आई होप आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। ब्लड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड इज अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंस्टिट्यूइंग ऑफ अ फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड अ फॉर्म्ड एलिमेंट। ब्लड जो है एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्ट, यहाँ पे फ्लूइड इसने दिया नहीं शायद एनसीईआरटी ने, तो स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल है, जिसके पास में फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। यानी कि मेनली ब्लड दो चीजों से मिलकर बना है, एक है हमारा प्लाज्मा, एक क्या है प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा दिया इसने, फॉर्म्ड एलिमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब ब्लड के अंदर हमने क्या देखा, एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, और इसके पास में दो चीजें होती है, मतलब दो ही मेन चीजों से मिलकर बना है, एक प्लाज्मा दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। और एडिशनल पॉइंट आप लोगों को बताता हूँ, एडिशनल तो नहीं है, इसी में आपका कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से लिंक करके आप लोगों को बताता हूँ। ब्लड जो है तो मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। अब ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन का मतलब क्या है सर? तो हम जो है हम ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हम जब मदर के वomb में थे, हम टोटल 3 जर्म लेयर से मिलकर बने हैं, एक एक्टोडर्म, एक मेसोडर्म और तीसरा एंडोडर्म। तो ये 3 चीजों से मिलकर बने हैं। अब हर अलग अलग लेयर से अलग अलग ऑर्गन बने हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल हमारा पिट्यूटरी हो गया, हमारा हाइपोथैलेमस हो गया, हमारा पीनल ग्लैंड हो गया, सबके सब एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, यानी कि जो एक्टोडर्म हमारी जर्म लेयर थी उससे मिलकर बने हैं। इसी तरह से हमारा ब्लड हो गया, ब्लड मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मेसोडर्म जो हमारी थी उससे मिलकर बना है। इसके अलावा हमारे पास में गोनाइड्स,
जो हमारे पास में टेस्टिस और ओवरी है, ये भी मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, मेसोडर्म से मिलकर बनी है। तो यहाँ से एक चीज याद रखना, जो 3 जर्म लेयर थी हमारे पास में, उसमें से जो मेसोडर्म है, मेसोडर्म से मिलकर बना है हमारा ब्लड। ठीक है, ब्लड के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं हीमोपायोसिस। क्या कहते हैं? हीमोपायोसिस। ठीक है, ये भी चीज याद रख लेना। तो अब हम देखेंगे ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना है, एक हमारे पास में प्लाज्मा और दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। तो एक एक करके दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा को सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। प्लाज्मा किस बला का नाम है? प्लाज्मा इज अ स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कॉन्स्टिट्यूइंग 55% ऑफ द ब्लड। इसका मतलब क्या हुआ? प्लाज्मा जो है तो स्ट्रॉ कलर है, पेल येलो कलर बोल सकते हो, स्ट्रॉ कलर है, विस्कस फ्लूइड है यानी कि चिपचिपा है। ऐसा अगर से आप देखोगे तो चिपकेगा शक्कर की तरह, शक्कर की जो चाशनी होती है ना, वैसा चिपचिपा फ्लूइड है, विस्कस फ्लूइड कंस्टिट्यूइंग 55% ऑफ द ब्लड, यानी कि टोटल ब्लड के अंदर 55% प्लाज्मा है। कितने परसेंट है? 55%। मैं यहाँ पे बता देता हूँ 55% प्लाज्मा है। इसका मतलब ब्लड तो सिर्फ 2 ही चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट। जब 55% हमारे पास में प्लाज्मा है तो बचे हुए 45% क्या होगा? फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसके बाद में देखेंगे 90 to 92% ऑफ द प्लाज्मा इज अ वाटर एंड द प्रोटीन कंट्रीब्यूट 68%। तो जो प्लाज्मा है, अब प्लाज्मा टोटल 55% टोटल ब्लड में है, लेकिन ये तो अपने आप में टोटल 100% है ना, टोटल 100% है ना अपने आप में। तो 100% प्लाज्मा में 90 से 92% जो होता है, 90 से 92% क्या होता है? पानी होता है, सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। जबकि 6 से 8% क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फाइब्रोनोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्ब्यूमिन आर द मेजर प्रोटीन। और इसमें भी जो मेजर प्रोटीन है ये 3 है, एक है फाइब्रोनोजिन, दूसरा है ग्लोबुलिन और तीसरा है एल्ब्यूमिन। ठीक है, ये 3 प्रोटीन इसमें मेजर है। फाइब्रोनोजिन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फाइब्रोनोजिन जो पहला प्रोटीन है ये वाला, ये क्लॉटिंग और कोगुलेशन में मदद करता है ब्लड के। अब ये क्लॉटिंग क्या होता है, ये कोगुलेशन क्या होता है? क्लॉटिंग बोले तो आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आपको कोई जख्म लग जाती है, आपको कहीं कट लग जाता है, फॉर एग्जांपल हाथ के आपके कट लग गया, तो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बस ब्लड बहते चला आप जो है तो बस रुक ही नहीं रहा। कुछ समय के बाद में आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है अपने आप, और वो जो है तो क्लॉट हो जाता है, यानी कि जम जाता है, एक ऐसा खून का थिपका बन जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लॉटिंग। तो ये जो आपका खून कंटिन्यूस नहीं बह रहा है, कुछ समय बाद में रुक जा रहा है, खून का थिपका बन रहा है, वो जो क्लॉट बन रहा है, तो ये होता है हमारा फाइब्रोजिन की मदद से। फाइब्रोनोजिन ही इसके अंदर मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबुलिन, प्राइमरली इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी एंड एल्ब्यूमिन हेल्प्स इन द ऑस्मोटिक बैलेंस। तो डिफेंस मैकेनिज्म में हमारी मदद करेगा ग्लोबुलिन, और जो हमारा ऑस्मोटिक बैलेंस है इसके अंदर हमारा जो मदद करेगा एल्ब्यूमिन मदद करेगा। ठीक है, प्लाज्मा आल्सो कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और क्लोरीन। तो प्लाज्मा के अंदर इन प्रोटीन के अलावा क्या क्या है? स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स भी है, जैसा कि सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये बाइकार्बोनेट हो गया, और क्लोराइड आयन हो गया। तो ये सबके सब आयन्स भी है इसके अंदर। ठीक है, मिनरल्स है। ठीक है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा प्लाज्मा के अंदर होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, तो इसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। प्लाज्मा में होता है ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड एक्सेट्रा। तो ये सारी चीजें भी प्लाज्मा के अंदर होती है। आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एज दे आर ट्रांसिट इन द बॉडी। अब देखिए आगे क्या कहा है, फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव फॉर्म। तो प्लाज्मा के अंदर जो फैक्टर होता है जो कोगुलेशन और क्लॉटिंग में मदद करता है, तो ये भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा के अंदर, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों? अगर से ये एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहा तो फिर तो ये पूरे ब्लड को क्या कर देगा? कोगुलेट कर देगा ना, फिर तो खून जम जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, खून गाढ़ा हो जाएगा, जब खून के थिपके अंदर ही अंदर जमना शुरू हो जाएंगे तो डेथ हो जाएंगे ना। तो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो फैक्टर होता है क्लॉटिंग और कोगुलेशन का, ये भी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है। ये एक्टिव कब होगा? जब आपको इंजरी होगी, जब आपको कोई जख्म लग जाएगी, तभी एक्टिवेट हो जाएगा और आपको जो है तो कोगुलेट वहां पे कर देगा खून को, जिसकी वजह से आपका क्या होगा? ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। हमारे जो तो प्लेटलेट्स भी मदद करते हैं, वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन में मदद करता है। ये भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसी जैसी चीजें हमारे साथ में खुलते जाएगी वैसी वैसी चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, उसको हम क्या कहते हैं? सीरम। यहाँ पे देखिए हाईलाइट करके रखा हुआ है, सीरम कहते हैं इसको। अगर से प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे? सीरम कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली प्लाज्मा पूरा पूरा खत्म होता है। अब आता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट को पढ़ते हैं। इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज द फॉर्म्ड एलिमेंट। देखिए 3 चीजों को मिला के हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट कर रहे हैं। इरिथ्रोसाइट जिसको हम आरबीसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ल्यूकोसाइट जिसको हम लोग डब्ल्यूबीसीज के नाम से जानते हैं, और तीसरा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं, या फिर अनदर नेम बोलो तो थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं उसको, थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली तीनों को मिला के हम कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, एंड दे कंस्टिट्यूट 45% ऑफ द ब्लड। और ये जो है तो टोटल 45% ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमने पहले ही देखा 55% हमारे पास में प्लाज्मा था, तो हम अपने आप 45% क्या हो गया हमारे पास में, क्या हो गया 45% फॉर्म्ड एलिमेंट हो गए। तो 45% टोटल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब एक एक करके तीनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स क्या होता है, देखिए एरिथ्रोसाइट जिसको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, जिसको हम आरबीसीज कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ द ऑल सेल्स इन द ब्लड। ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स है सब में मोस्ट अबंडेंट सेल जो होता है हमारे पास में एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। अ हेल्दी एडल्ट मैन हैज एन एवरेज 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज पर क्यूबिक एमएमएफजी ब्लड। ब्लड के अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएमएफजी क्या पाए जाते हैं, आरबीसीज पाए जाते हैं एवरेज में एडल्ट मैन के अंदर। आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो इन एडल्ट के अंदर जो है आरबीसीज रेड बोन मैरो में बनता है। ठीक है, रेड बोन मैरो कहाँ पे होता है, लॉन्ग बोन के अंदर, एपिफाइसिस और लॉन्ग बोन में होता है। लॉन्ग बोन हमारे पास में फीमर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरह से बोन है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको और भी ज्यादा जूम करके अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ रेड बोन मैरो में कैसे बनता है। देखिए ये हमारे पास में टोटल एक बोन है, इसको अच्छे तरीके से देखिए, फीमर है, समझ लीजिए फीमर है, क्या आपकी फीमर, ये क्या है फीमर, आपकी जो लॉन्गेस्ट बोन है, लॉन्गेस्ट एंड हार्डेस्ट बोन ऑफ द बॉडी थाई के अंदर प्रेजेंट होती है, फीमर है। तो यहाँ पे जो आप देखते हो ये जो नल्ली है इसके अंदर जो येलो कलर का होता है ये होता है येलो बोन मैरो, ये क्या होता है येलो बोन मैरो। जबकि ये आपको पार्ट दिख रहा है इसको कहते हैं एपिफाइसिस ऑफ बोन, एपिफाइसिस कहते हैं, एपिफाइसिस बायफाइसिस, हो सकता है मेरे से कोई गलती हो लेकिन इसे मुझे माफ कर देना, आपको समझाने के लिए मैं ये समझा रहा हूँ। और यहाँ पे होता है रेड बोन मैरो, ठीक है, ये रेड बोन मैरो के अंदर पाया जाता है हमारे पास में क्या, आरबीसीज, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। मैंने फिर भी आप लोगों को समझाने की कोशिश की, हो सकता है कहीं पर थोड़ी बहुत चूक हो जाए क्योंकि मैं भी ऐसा बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा होशियार आपके सामने बैठा हुआ है, 20-25 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझाऊंगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। हो सकता है कहीं पर मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत चूक हो जाए, तो मैंने आपके समझाने के लिए इसे अच्छे तरीके से समझा दिया। तो वहाँ पे जो रेड बोन मैरो है वहाँ पे क्या होता है, आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो के अंदर बनते हैं एडल्ट्स के अंदर। इसका मतलब किड्स के अंदर यानी जो चिल्ड्रन है उनके अंदर अलग चीज़ में बनेंगे, अलग अलग हिसाब से। जैसा कि एम्ब्रायनिक स्टेज में जो है आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है स्प्लीन के अंदर, नहीं सॉरी, आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है योक सैक में, ठीक है। ऐसे अलग अलग जगह पे उसके लाइफ के स्टेजेस के हिसाब से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है। एडल्ट के अंदर हमने देखा रेड बोन मैरो के अंदर बनता है। आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बाय कॉन्क्यूइन शेप। आरबीसीज जो है तो डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस होता है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता न्यूक्लियस। और ये जो है तो मोस्ट ऑफ द मैमल्स के अंदर, यानी कि ज्यादातर मैमल्स के अंदर, ऐसे भी मैमल्स होंगे फिर जिसके अंदर ये न्यूक्लिएटेड होगा। एंड आर बाय कॉन्क्यूइन शेप, और बाय कॉन्क्यूइन शेप का होता है। देखिए कैसे आरबीसीज जो है तो कुछ इस तरह से बाय कॉन्क्यूव शेप दिखता है, ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। कैसा, ये जो शेप है ये कॉन्वेक्स शेप होता है। अगर से ऐसा होता, देखिए मैं आपको समझाता हूँ बाय कॉन्क्यूव किसे कहते हैं। ये हो गया हमारे पास में कॉन्वेक्स शेप, और इसको मैं ऐसा उल्टा कर दूं तो ये होगा कॉन्क्यूव शेप, ठीक है। अब ये कॉन्वेक्स और कॉन्क्यूव समझ में आया। अब ये कॉन्वेक्स और ये साइड से भी कॉन्वेक्स है तो ये हो गया, 2 बार हो गया ना, तो बाय कॉन्वेक्स शेप। लेकिन हमारा आरबीसीज बाय कॉन्क्यूव है, तो एक बार ऐसा कॉन्क्यूव और दूसरी बार ये ऐसा कॉन्क्यूव, तो कुछ इस तरह से हमारा आरबीसीज दिखाई देता है, 1 और 1 2, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बाय कॉन्क्यूव शेप का है। और डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होगा मैच्योर आरबीसीज में। इमेच्योर आरबीसीज जो होता है, यानी कि जो बचपन में जो है बच्चों के अंदर, वहाँ पे जो है तो न्यूक्लियस पाया जाएगा। लेकिन जब आरबीसीज एडल्ट के अंदर आरबीसीज देखा जाए तो उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो हम वही देख रहे थे, देखिए आरबीसीज आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड बाय कॉन्क्यूइन शेप। दे हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन। और इनके पास में जो है तो रेड कलर का, लाल कलर का दिखाई देने वाला आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। आरबीसीज के पास में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड कलर का है। हीमोग्लोबिन देखिए रेड कलर का है, और आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स है, इसके पास में आयरन होता है। हैंस द कलर एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स। इसी वजह से ये जो है आरबीसीज का कलर भी रेड कलर का होता है, आरबीसीज भी, और नाम जो रखा गया है इसी की वजह से रखा गया है आरबीसीज का, ठीक है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर 100 ml अगर से ब्लड है तो उसके अंदर 12 से 16 ग्राम क्या होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ये एनसीईआरटी का कहना है।
दिस मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। अब देखिए हीमोग्लोबिन काय में मदद करता है, आपका जो रेस्पिरेटरी गैसेस है यानी कि आपका ऑक्सीजन आपके सेल्स तक के पहुंचाया जा रहा है और CO2 आपके सेल से बाहर निकाला जा रहा है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है रेस्पिरेटरी गैसेस का, इसके ट्रांसपोर्ट में कौन मदद करता है? हीमोग्लोबिन मदद करता है। अब ऐसा है क्या, आप सांस ले रहे हो तो आपने कुछ ऐसी टैक्सी रखी हुई है कि टैक्सी बस रुकी हुई है कि ऑक्सीजन आ रहा है, भाई ऑक्सीजन को बैठने देंगे, रुको रुको 2 मिनट। फिर ऑक्सीजन आया, टैक्सी में बैठा, टैक्सी ने आपका लेके गया लंग्स तक के, फिर लंग्स के पास से ब्लड से पूरे सेल्स तक के पहुंचाया, फिर सेल्स से जो CO2 निकल रहा है, वहाँ पे बहुत सारे टैक्सी है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, टैक्सी में जो है तो CO2 बैठे और ये सिग्नल पे रुकना पड़ा CO2 को, और फिर बाद में जो है तो वहाँ पे ऑक्सीजन के लिए जगह नहीं बची और बंदे को सफोकेशन हुआ, बंदे की डेथ हो गई। ऐसा नहीं होता है। आपका जो सेल्स है वहाँ पे आपका ब्लड है, आपका जो है तो आपने रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वहाँ पे आपने देखा था एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर तो आपका जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल है ये हमारा कंडक्टिंग पार्ट होता है, यानी कि ऑक्सीजन को आपकी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करता है, उसको ह्यूमिडिफाइज करता है यानी कि उसके अंदर वाटर को ऐड करता है, बॉडी टेम्परेचर की एयर को लाता है और क्लियर करता है फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। इतना इसका काम था। फिर हमने देखा था कि एल्वियोलार की डक्ट, वहाँ पे मेन एक्सचेंज पार्ट होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस किया जाता है और वहाँ से ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी तक के पहुंचता है। तो ब्लड के थ्रू जो पहुंचता है, वो जो पॉइंट हमने देखा था वो पॉइंट यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ब्लड के थ्रू ऐसा पहुंचता है कि ब्लड के अंदर हमारे पास में होता है हीमोग्लोबिन, जो कि रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर जो है तो बैठ के जाता है, ये टैक्सी है हमारी। अब ये जो है तो ऐसा नहीं कि एक ही टैक्सी है और यहाँ पे ट्रैफिक जाम वाला काम नहीं है, यहाँ पे ब्लड हमारे पास में पूरे बॉडी के अंदर है। तो हमारे दो अलग अलग पाथवे हमने देखा कि एक साइड से हमारा राइट आर्टरिया की तरफ से राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, कहाँ से? वेना कावा से। और सेम हमारे पास में इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, यहाँ से हमारे पास में राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो अलग अलग पाथवे हमारे पास में, इसीलिए तो हमारे पास में डबल सर्कुलेशन हम देखते हैं ना, इसीलिए देखते हैं कि हमारे राइट साइड से पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, यानी कि जहाँ पे पूरा का पूरा CO2 है, और एक साइड से हमारा पूरा का पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, यानी कि एओर्टा के थ्रू, जो लेफ्ट साइड से हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल रहा है ब्लड एओर्टा के थ्रू, वहां से पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। तो यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने का कोई काम नहीं, यहाँ पे दो अलग अलग, ये इंडिया नहीं है क्या एक ही रास्ते पे आपको सभी गाड़ियां दिखेगी, ये फॉरेन समझ के चलिए, अमेरिका वगैरह, जो ईरान, ऐसे अभी तो जंग चल रही है तो ऐसा नाम भी आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही बेहतरीन सा डेवलप सिटी समझ के चलिए, जापान वगैरह, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग पाथवे, इनका एक ट्रैक पे आने का कोई काम ही नहीं है, ऐसा समझ के चलिए। तो यहाँ पे ट्रैफिक का कोई जाम होने का कोई टेंशन ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपकी टैक्सी है वो हीमोग्लोबिन है, जो कि ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रही है एक साइड से, एक रूट से, और दूसरा जो है तो ये वन वे समझिए, तो वन वे है, तो दूसरे रास्ते से आपका जो है तो सिर्फ और सिर्फ CO2 आएगा, एक साइड से सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा? ऑक्सीजन जाएगा। तो कुछ इस तरह से। और एक चीज याद रखना, एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम जो है तो 8 नेसेंट ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, यानी कि 4 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को अपने साथ में बिठा के ले जा सकता है। 4 सीटर हमारे पास में गाड़ी है, 4 सीटर गाड़ी है, और 4 सीटर में भी हमारे पास में दो दो के फॉर्म में, यानी कि ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये चीज आप लोगों को पता होगा। तो 4 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, अब O2 के फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको मॉलिक्यूल कहेंगे, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, तो 4 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, यानी कि टोटल 8 नेसेंट ऑक्सीजन को ये ले जा सकता है। तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए हमारे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस मॉलिक्यूल प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में मदद कर रहा है हीमोग्लोबिन। आरबीसीज हैव एन एवरेज लाइफ स्पैन 120 दिन, 120 दिन का इसका लाइफ स्पैन है, आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन द स्प्लीन ग्रेवियड ऑफ आरबीसीज। उसके बाद में 120 दिन हो गए तो आरबीसीज की डेथ हो जाएगी। जिस तरह से 60 साल में 70 साल में आपका जो है तो इंसान मर जा रहा है, इसी तरह से 120 दिन में सिर्फ और सिर्फ क्या मर रहा है? आरबीसीज की डेथ हो रही है। उसके बाद में ये स्प्लीन में जाके क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस स्प्लीन बोले तो आपकी वही तिल्ली जिसको कहते हैं, तिल्ली कहते हैं उसको, वहां पे जाके मर जाता है, और इसीलिए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज हम स्प्लीन को कहते हैं, यानी कि आरबीसीज का कब्रिस्तान है वो, वहां पे लाखों करोड़ आरबीसीज आके मर रहे हैं। ठीक है, अब एक दो पॉइंट मैं आप लोगों को बताते चलूं। आरबीसीज जो है, आरबीसीज के फॉर्मेशन को क्या कहा जाता है? आरबीसीज के फॉर्मेशन को कहा जाता है इरिथ्रोपायोसिस। इरिथ्रोपायोसिस कहते हैं। आरबीसीज का नंबर बढ़ गया तो उसको हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया। क्या कहते हैं? पॉलीसाइथेमिया। आरबीसीज का नंबर बढ़ गया उसे कहते हैं। आरबीसीज का नंबर कम हो गया तो इसे हम एनीमिया कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म याद रख लेना, ये एक्स्ट्रा की नहीं है, आपके काम में आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स की तरफ हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स आर आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसीज के नाम से जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म में डब्ल्यूबीसीज का, व्हाइट ब्लड सेल्स का, ल्यूकोसाइट्स का एक ही बात है।
एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता क्योंकि इनके पास में क्या नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता। आरबीसीज रेड कलर के थे क्योंकि इनके पास में क्या था, हीमोग्लोबिन था। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। दे आर न्यूक्लिएटेड, देखिए कितना फर्क है। आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस नहीं था, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस था, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा। अब ये देखिए आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस, आप लोगों ने सोचा नहीं कि आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस क्यों नहीं है, क्योंकि आरबीसीज के अंदर आप लोगों ने देखा कि हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो ये जितनी भी स्पेस होती है आरबीसीज के अंदर, ये जितनी भी खाली जगह होती है, यहाँ पे अगर से न्यूक्लियस होता तो यहाँ पे जगह कम हो जाती। तो हमें क्या चाहिए, ये पूरी जगह खाली चाहिए ताकि इसके अंदर जो है तो हीमोग्लोबिन 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 हो, ताकि ट्रांसपोर्ट कर सके हम रेस्पिरेटरी गैसेस। इसलिए जो है तो इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, ये आप लोगों को मैंने बताता चल दिया। तो ये क्या होता है, दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिवली लेसर इन द नंबर विच एवरेज 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम फॉर जी ब्लड। तो ये जो है तो नंबर में कुछ इतने ज्यादा नहीं होते, सिर्फ 6000 से 8000 पर क्यूबिक एमएम फॉर जी ब्लड के अंदर पाए जाती है, जबकि आरबीसी 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम फॉर जी ब्लड के अंदर पाए जा रहे थे एडल्ट के अंदर। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली, ल्यूकोसाइट बोले तो वही डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है, ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, जैसा कि आपका कोई नाम होगा, आपको घर में चिंटू पिंटू कुछ भी नाम से बुलाते होंगे, तो इसलिए इसके भी दो नाम है भाई, ये भी लाड़ का बच्चा है। ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट, कहाँ पे थे हम, ल्यूकोसाइट्स आर जनरली शॉर्ट लाइफ, इनके जो है तो लाइफ स्पैन भी शॉर्ट लाइफ है, यानी कि लाइफ भी इनकी कम है, कम दिनों तक के जिंदा रहते हैं, जैसे कि आरबीसी सिर्फ और सिर्फ 120 दिन तक के जिंदा रहते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने नहीं दिया, आप लोगों को बता देता हूँ, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है 13 से लेकर 20 दिन तक के, 13 से 20 दिन में सिर्फ और सिर्फ ये मर जाते हैं, इसकी लाइफ भी कम है, जल्दी मर जाते हैं। यहाँ पे बस शॉर्ट लाइफ करके छोड़ दिया इसने। वी हैव टू मेन कैटेगरीज ऑफ डब्ल्यूबीसीज, तो डब्ल्यूबीसीज की भी हमारे पास में दो कैटेगरी आती है, एक आता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा आता है अग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट किसे कहेंगे और अग्रेनुलोसाइट किसे कहेंगे। ग्रेनुलोसाइट यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक डब्ल्यूबीसी है, ये दूसरा डब्ल्यूबीसी है। अब ये जो होगा हमारे पास में, ये होगा हमारे पास में ग्रेनुलोसाइट और ये हो गया अग्रेनुलोसाइट। ऐसा क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे होंगे, तो इसकी वजह से इसको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यह ग्रेनुलोसाइट। तो इस तरह से हमारे पास में टोटल दो टाइप होते हैं, ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओजेनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट, यानी कि ये न्यूट्रोफिल, इओजेनोफिल और बेसोफिल, ये तीनों के पास में क्या है, ग्रेन्यूल्स है, तो ये तीनों भी किसके टाइप हो गई, ग्रेनुलोसाइट्स की टाइप हो गई। जबकि वाइल द लिम्फोसाइट एंड द मोनोसाइट आर द अग्रेनुलोसाइट, यानी कि जो लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ये हमारा जो है तो अग्रेनुलोसाइट की एग्जांपल होगी। तो हमने देखा ग्रेनुलोसाइट में 3 हमारे चीजें आते हैं और अग्रेनुलोसाइट में 2 चीजें आती है। न्यूट्रोफिल आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, न्यूट्रोफिल जो है तो मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं। अब देखिए डब्ल्यूबीसीज में 2 टाइप है, ग्रेनुलोसाइट अग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप है, न्यूट्रोफिल, इओजेनोफिल, बेसोफिल। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट है, पूरे डब्ल्यूबीसीज के अंदर सबसे ज्यादा तादाद में पाई जाती है न्यूट्रोफिल। 60 से 65% जो है, 60 to 65% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसीज। टोटल डब्ल्यूबीसीज में 60 से 65% न्यूट्रोफिल है, यानी कि सबसे ज्यादा तादाद में न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। ये देखे हमने। बेसोफिल आर द लीस्ट 0.5 to 1% अमंग देम, जबकि बेसोफिल जो है तो सबसे कम तादाद में पाए जाने वाले सेल्स है, सिर्फ और सिर्फ आधे से 1% प्रेजेंट होते हैं टोटल डब्ल्यूबीसीज के अंदर। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, अब देखिए ये न्यूट्रोफिल जो है तो ग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल है, मोनोसाइट हमने देखा अग्रेनुलोसाइट का एग्जांपल है, लेकिन यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके क्यों बताया गया हम देखते हैं। मोनोसाइट जो है तो इसका परसेंटेज 6 से 8% जो है तो प्रेजेंट होते हैं टोटल मोनोसाइट। तो देखिए न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट आर फाइगोसाइटिक सेल्स which destroy the foreign organism entering in the body। तो ये दोनों को एक साथ में इसलिए रखा गया, ये तो ग्रेनुलोसाइट की एग्जांपल है, ये अग्रेनुलोसाइट की एग्जांपल है। अब ये दोनों को इसलिए साथ में रखा गया है कि दोनों के दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों भी फाइगोसाइटिक सेल है। इसका मतलब क्या है कि जो भी फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर इंटर करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, उनको इनगल्फ करने का काम करते हैं, उनको खत्म करने का काम इनका दोनों का है। दोनों का काम सेम है, इसलिए दोनों को साथ में रख के एनसीईआरटी ने बता दिया। अलग अलग समझाने से अच्छा एनसीईआरटी ने दोनों को एक जगह रख के बता दिया कि दोनों का काम है फाइगोसाइटोसिस, यानी कि फॉरेन पार्टिकल फॉरेन ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करते हैं, उन्हें खत्म करने का काम करते हैं। बेसोफिल सिक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। बेसोफिल सिक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। आप लोगों को अगर से चैप्टर याद आ रहा होगा, चैप्टर नंबर क्लास 12 का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा एलर्जीज। एलर्जीज के अंदर क्या होता है,
आपका एक्स एग्रीगेट रिस्पॉन्स ऑफ अ बॉडी अबाउट सर्टेन पार्टिकल प्रेजेंट इन एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट में कोई ऐसा पार्टिकल, कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से आपका बॉडी का ऐसा रिस्पॉन्स है कि आपको स्नीजिंग हो रही है, यानी कि छींके आ रही है, आपकी रनिंग नोज, आपकी नाक भर रही है, वाटरी आइज, आपकी आंखों में पानी आ रहा है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये सारी चीजें होती थी आपको एलर्जीज में। और वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा या फिर पढ़ोगे वहां पे कि वहां पे जो है तो ये सारी चीजें होती है सिक्रीट होने की वजह से, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हेपारिन, ये 3 चीजें ये सिक्रीट होती है, इनके वजह से सारी चीजें होने लगती है आप लोगों के साथ। तो ये आप लोगों को मैंने कनेक्ट करवा दिया अदर चैप्टर से। अगर से आपने पढ़ा है रिपीटर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो आप आगे पढ़ने वाले हो, कोई टेंशन की बात नहीं, मैंने आपको यहीं पे बताते चल दिया। आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, वही चीज यहाँ पे बताई गई है कि इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। इयोजिनोफिल 2 से 3% रेजिस्ट, तो देखिए इयोजिनोफिल सिर्फ और सिर्फ 2 से 3% है, रेजिस्ट द इन्फेक्शन एंड आल्सो एसोसिएटेड विद द एलर्जीज रिएक्शन। तो इयोजिनोफिल हमारा जो है कौन सा कहा इसने, एओजिनोफिल 2 से 3% प्रेजेंट है, इन्फेक्शन को रेजिस्ट करने का काम करेगा, इन्फेक्शन को रोकेगा, इन्फेक्शन हो रहा है तो, और उसी के साथ साथ क्या करेगा, और उसी के साथ साथ इन्फ्लामेटरी एसोसिएटेड रहेगा एलर्जीज रिएक्शन के साथ, ठीक है। फिर आता है लिम्फोसाइट, जो कि अग्रेनुलोसाइट का हमारे पास में एग्जांपल था, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, 20 से 25% प्रेजेंट है, आर द 2 मेजर टाइप। नेक्स्ट हम देख रहे हैं अग्रेनुलोसाइट की एग्जांपल लिम्फोसाइट, ये 20 से 25% प्रेजेंट होता है, और इसके भी 2 मेजर टाइप होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनो रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी के इम्यूनो रिस्पॉन्स के लिए, यानी कि ऐसा रिस्पॉन्स होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स होता है, अगर से कोई फॉरेन पार्टिकल आया उसको वहीं पर खत्म कर देता है। हम लाखों बैक्टीरिया हमारे पास में रोजाना, हम लाखों बैक्टीरिया से इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारे खाने के थ्रू या फिर आपके ब्रीथिंग के थ्रू, अलग अलग चीजों की वजह से। लेकिन आप हमेशा बीमार नहीं पड़ते हो, कभी कभार आप बीमार पड़ते हो, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर खुद का इम्यूनो सिस्टम इतना खतरनाक होता है कि अगर से कोई फॉरेन पार्टिकल आए तो उसे खत्म करने का काम करता है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो फॉरेन पार्टिकल को खत्म करने का काम रहता है, जो इम्यूनो सिस्टम जिसे हम लोग कहते हैं, वो बरकरार रखने में बी और टी लिम्फोसाइट मदद करते हैं। बी लिम्फोसाइट आप लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 8 के अंदर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, जहां पे बी लिम्फोसाइट के बारे में बताया गया है कि ये एंटीबॉडीज बनाता है, और टी लिम्फोसाइट जो है तो क्या करता है, खुद जाके लड़ता है, और इसकी वजह से टी लिम्फोसाइट की वजह से सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बरकरार रहती है, और बी लिम्फोसाइट की वजह से ह्यूमरल इम्यूनिटी बरकरार रहती है। अगर से आप लोगों को नहीं भी समझ में आया, कोई टेंशन की बात नहीं, चैप्टर नंबर 8 के अंदर आप पढ़ने वाले हो आगे चल के। चैप्टर नंबर 8 है कि क्या है मुझे भी पता नहीं है, जो भी चैप्टर होगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो ये इम्यूनो सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पे हमारा टोटल डब्ल्यूबीसीएस भी खत्म होता है, हमने देखा डब्ल्यूबीसीएस के कितने टाइप है, क्या क्या उनका परसेंटेज और क्या क्या उनका काम है। एक नजर इस पे मार देते हैं, ये देखिए ये आरबीसीएस का शेप है, यहाँ पे बायकॉन्केव शेप, यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर से इसको ही घुमा के कुछ इस तरह से खड़ा करके देखे तो कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये हमारे पास में प्लेटलेट्स है, अभी हमने पढ़ा नहीं, बाद में पढ़ेंगे। तो अब देखिए डब्ल्यूबीसीएस की अलग अलग टाइप है। डब्ल्यूबीसीएस में हमने देखा था न्यूट्रोफिल, ये न्यूट्रोफिल है, जिसके अंदर आप लोगों को ग्रैन्यूल दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए कितने छोटे छोटे कितने सारे ग्रैन्यूल्स है, तो ये न्यूट्रोफिल है। उसके बाद में हमने देखा था इयोजिनोफिल देखिए, इसके अंदर हेडफोन शेप का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इयोजिनोफिल, और ये है बेसोफिल, ठीक है, ये हमारे ग्रैनुलोसाइट की एग्जांपल है। फिर उसके बाद में ये देखिए मोनोसाइट, और ये होगा हमारे पास में लिम्फोसाइट, ये दोनों, तो ये 2 चीजें हमारे पास में ग्रैनुलोसाइट की एग्जांपल है। ये बी लिम्फोसाइट है, ये टी लिम्फोसाइट है। इमेज देख लीजिए एक बार, देखने में क्या जाता है। अभी प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, छोटे छोटे फ्रेगमेंट आप लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इसी को पढ़ने वाले हैं, बस इतना ही हमारे पास में प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स का अब एक चीज मैं आप लोगों को बताना भूल गया था डब्ल्यूबीसीएस के बारे में, देखिए डब्ल्यूबीसीएस के फॉर्मेशन को हम कहते हैं ल्यूकोपायोसिस। इसका अगर से नंबर बढ़ गया तो हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अगर से इसका नंबर कम होगा तो हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। बस ये चीजें याद रख लीजिए, और बाकी मैंने उसका नंबर तो बता ही दिया। अब आते हैं हम थ्रोम्बोसाइट के ऊपर। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। आर द सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगाकैरियोसाइट्स, स्पेशल सेल इन द बोन मैरो। तो ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, एक स्पेशल सेल है बोन मैरो के अंदर, स्पेशल सेल है बोन मैरो में जिसका नाम है मेगाकैरियोसाइट, उसी के सेल फ्रेगमेंट को हम क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स। फॉर एग्जांपल ये बोन मैरो मेगाकैरियोसाइट है, ये स्पेशल सेल है, इसके छोटे छोटे टुकड़े, इसी के फ्रेगमेंट को हम कहते हैं प्लेटलेट्स। तो यही हमारे पास में क्या प्लेटलेट्स है, ठीक है। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 to 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक एमएफजी, यानी कि 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएफजी प्लेटलेट्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। प्लेटलेट्स कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड।
प्लेटलेट रिलीज करते हैं वैरायटी ऑफ सब्सटेंस जिसमें से ज्यादातर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में मदद करते हैं। रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू द क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अगर से प्लेटलेट्स का नंबर कम हो गया तो इसकी वजह से आपको क्लॉटिंग डिसऑर्डर होगा विच लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जिसकी वजह से आपको मामूली कट लगने पे एक्सेसिव ब्लड जो है तो आपका बॉडी से रिलीज होगा। तब देखेंगे हम प्लेटलेट्स कैसे वैरायटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो कि ब्लड क्लॉटिंग और कोगुलेशन में मदद करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी के अंदर आगे ब्लड क्लॉटिंग किस तरह से ब्लड क्लॉट होता है, कोगुलेट होता है, हम उसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइनली हमने प्लेटलेट्स यानी कि पूरा का पूरा ब्लड यहाँ पे खत्म कर दिया है। अब बाद में हम देखेंगे ब्लड ग्रुप किस तरह से होता है, क्या क्या कॉम्पेबिलिटी है, ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अभी लगभग जो है तो आपका 35 मिनट के करीब में लेक्चर हो चुका है। तो आई होप आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर से आप पहली बार पढ़ रहे हो तो हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत जा रही होगी, रिपीटर को बहुत अच्छे तरीके से ये रिवीजन हुआ होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक के देखा और मुझे इस काबिल समझा, मेरे पे भरोसा दिखाया कि हम जो है तो इन मुझसे भी कुछ ना कुछ सीख सकते हो सकता है मैं भी सीख रहा हूँ, मुझसे भी कहीं पर कुछ गलती हुई हो, कहीं पर कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई हो, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, हो सकता है कहीं पर कुछ चूक हुई हो, तो उसके लिए थोड़ा सा नज़रअंदाज करते चलना। और अगर से आपको वीडियो लेक्चर अच्छा पसंद आया तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि हर एक वीडियो आप लोगों तक के पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए चैप्टर के साथ, नए इसी का पार्ट देखते हैं, पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट में कवर हुआ छोटे छोटे पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।